जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूमेरिकल्स। बच्चे ये सोचते हैं कि अगर न्यूमेरिकल्स हम नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, तो अब पैटर्न चेंज हो गया है। अभी आप 2025 के सेट उठा के देखना, किसी किसी सेट में 10-10 मार्क्स तक आए हैं न्यूमेरिकल्स। तो आप बिना न्यूमेरिकल्स के अब पेपर में नहीं बैठ सकते हैं अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं। तो आज की क्लास हो सकता है लगभग 2 घंटे की हो, लेकिन ये वादा है कि एक भी न्यूमेरिकल से बाहर नहीं आएगा और आपके इस क्लास से 8 से 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो पेशेंस बनाकर रखने, और अब स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास। आराम से धीरे धीरे तैयारी करेंगे, लेकिन एक बात और याद रखना कि आप हो सके तो फार्मूले रिवाइज करके आए, तो इससे आपको और बेनिफिट मिलेगा क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पांच सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इतना कुछ हमसे पूछा गया है। पहला, 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, तो वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। जो जो पहले क्वेश्चन में दिया हो उसको नोट कर लीजिए। तो ओ कितना दिया है आपको, आप बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। 5.0 लिखा, उससे कोई लेना देना नहीं है। कि कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या को बच्चों आर से प्रदर्शित करते हैं, तो आर आपका है 30 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया गया है कि किसी दर्पण के सामने, ये बात को थोड़ा देखिए, किसी दर्पण, ना तो अवतल दिया गया है ना उत्तल, सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, और वस्तु की दूरी जो होती है उसे u से प्रदर्शित करते हैं। तो u आपको दिया गया है 20। अब दर्पण हो, लेंस हो, अवतल हो, उत्तल हो, u हमेशा उसके पहले रखा जाता है, तो u हमेशा ऋणात्मक होता है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब इससे फोकस दूरी हम लोग निकालते हैं, लेकिन समस्या ये है हमारे पास कि यहां दर्पण ये नहीं क्लियर किया गया है कि अवतल है कि उत्तल। तो हम दोनों के लिए हल करेंगे इस सवाल को चुनने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं ये भी बता सकूं आपको कि इससे अवतल के लिए भी कैसे हल करेंगे और उत्तल के लिए भी कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी मुझे ज्ञात करना है v। दूसरा, प्रकृति तथा आकार, किसका आकार, प्रतिबिंब का, और प्रतिबिंब के आकार को बच्चों हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं, यानी आई निकालना है आपको। अब यहां से मैंने बोला कि आपको दो कंडीशन लेनी पड़ेगी। पहला, अगर दर्पण क्या हुआ, अवतल, तो पहले हम यहां लिख देते हैं अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए बच्चों, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, सूत्र वही होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर दर्पण है तो यहां प्लस होगा, अगर ये लेंस होता यहां पर माइनस हो जाता। f का मतलब होता है बच्चों फोकस दूरी, u का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूर है। u का मतलब वस्तु आपने जो रखी है दर्पण के सामने वो कितनी दूर है, और f का मतलब फोकस दूरी। इतना वैसे आपको सब पता होगा। अब देखो, मुझे जरूरत पड़ेगी यहां पर f की, तो f बराबर, इसके लिए और थोड़ा जान लीजिए। यहां पर f बराबर होता है r/2, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो f r कितना है आपका 30, तो 30/2, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे यहां पर प्लस लेंगे कि माइनस, तो वो यहां डिपेंड करेगा। अगर अवतल हुआ तो अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहां पर अवतल दर्पण है, यानी यहां पर f का मान कितना लेंगे बच्चों, 15 माइनस का, और 1/v निकालना है, प्लस 1/u। u की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी आपकी, -20। यहां -20 लिख दिया हमने।
1/-15 प्लस 1/v बराबर 1/v। ये देखो प्लस और ये माइनस, तो प्लस कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो प्लस गुणे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/20। माइनस वाली चीज को इधर लाएंगे तो ये काहे का हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1/20 और बराबर 1/v। अब इन दोनों का लासा निकाल लीजिए 20 और 15 का, तो ये आ जाएगा बच्चों 60। अब 15 का भाग दीजिए 60 में, तो 15 चौके 60, माइनस लगा है तो माइनस लिख लीजिए, प्लस 20 तिहाई 60, तो 3 आ गया और बराबर 1/v। अब 4 पे 3 घटाएंगे क्योंकि एक माइनस है एक प्लस, तो घट जाएगा, माइनस का 1 क्या आ जाएगा 60 और बराबर 1/v। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं जो v की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -60। अब ये -60 ये बच्चों प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। चलिए अभी इसके बारे में ये तो निकाल लिया यहां से कि स्थिति क्या होगी, लेकिन इसका आकार भी निकालना है। तो आपने दर्पण में पढ़ा होगा m बराबर होता है I/O, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बराबर होता है माइनस का v/u के। ठीक है, अब यहां से अगर हम निकालें तो m को तो मुझे निकालना नहीं, तो m को यहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये आप याद रखें, I/O बराबर माइनस का v/u। I की वैल्यू कितनी है, I तो निकालना है हमें, तो I की जगह I रहने दीजिए और बटे O। O का मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना है 5, तो यहां 5 रख देंगे, बराबर माइनस लिख दीजिए। अब v की वैल्यू कितनी आई है, माइनस की 60, तो यहां माइनस का 60 लिख देंगे और बटे u, चिन्ह सहित लिखना है, ये हमेशा याद रखें, माइनस का 20। I/5 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 60 और बटे माइनस का 20। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 20 एकम 20 और 20 तिहाई 60, गुणा करवाइए। I का गुणा 1 में तो I आ जाएगा, और 5 का गुणा 3 में तो 5 तिहाई कितने आ जाएंगे 15। लेकिन याद रखना एक चिन्ह यहां माइनस था, तो ये माइनस का आ जाएगा। तो I की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 15। इमेज में अगर माइनस आ रहा तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब जो बना है ये वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक। तो ये हमने जो हल किया ये किसके लिए था, आप बोलेंगे अवतल दर्पण के लिए। सेम यही चीज करेंगे किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अब यहां हम लोग लिख देंगे उत्तल दर्पण के लिए। फार्मूला यही रहेगा, क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f। बस अब ये चेंज हो जाएगा। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो यहां पर f की जगह 20 आ जाएगा और 1/v निकालना है प्लस 1/u। u की वैल्यू थी माइनस का 20, तो 1/u की वैल्यू कितनी थी, f की वैल्यू 15 थी। ठीक है, ये गड़बड़ हो जा रहा था, f की वैल्यू कितनी थी 15, तो 1/15। अब देखना थोड़ी कैलकुलेशन में एक स्टेप कम कर देता हूं, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और माइनस वाली चीज को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये माइनस का 1/20 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/20 और बराबर 1/v। इनका लासा लेंगे फिर से कितना आ जाएगा 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60 बराबर 1/v। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 1/v जो आएगा 4 3 कितने हो गए 7 और बटे 60। इसको रिवर्स कर दीजिए उल्टा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 60/7। क्या ये दशमलव में आंसर दे रहे हैं, ऐसा ही आ रहा, तो ठीक है, इतना ही आंसर आ रहा है, तो यहां छोड़ देंगे हम। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/60 सेंटीमीटर। अब ये हम एक चीज और इसमें अभी निकालना है, क्या,
आई बटे ओ बराबर v बटे माइनस का v बटे u, ये होता है। आई निकालना है तो इसको ऐसे ही रखें बटे ओ। देखिए बच्चों कितना दिया गया था 5, तो यहां 5 रख देंगे बराबर, दिखाई दे रहा है सब। माइनस का v तो यहां लिख देंगे माइनस का 60 और बटे कितना 7 इंटू u का मान कितना था माइनस का 20। ठीक है, अब देखो 20 तिहाई 60, ठीक है। इसका इसमें गुणा करवाएंगे तो 5 तिहाई कितने हो जाएंगे 15, आई की वैल्यू कितनी आ गई 15, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बटे कितना चल रहा है, क्या ये भी सही बटे में आ रहा आंसर 15 बटे, हाँ तो 7 का भाग दे लीजिए, 7 दूनी 14, 1 बचेगा 7 एकन्नम 7, 3 बचेंगे 7 चौको 28, तो आई की वैल्यू आ गई 2.14 सेंटीमीटर। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर दशमलव में उसमें आंसर दिया है तो हमें दशमलव निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में एक बार हट जाता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया क्योंकि इसमें से आपने 2 क्वेश्चन सीखे, एक अवतल दर्पण के लिए भी, एक उत्तल दर्पण के लिए। मुझे ये लगा कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका, एक मोटर बाइक पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाइक से रिलेटेड देखो इसमें 4 क्वेश्चन आए हैं अभी तक इससे रिलेटेड, मैं एक क्वेश्चन ही करवा दूंगा, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है इसको, ठीक है। एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। अगर ये ना लिखा होता तब भी हम जान जाते कि पीछे के वाहन को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्वेश्चन जिसने बनाया है बड़ा समझदार है, उसने पहले से ही लिख रखा है कि उत्तल दर्पण दिया गया है। वैसे ये ना लिखता तो थोड़ा अच्छा और लगता। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4.0 मतलब 4 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूर पर और कहां दिखेगा, किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। ऐसा क्वेश्चन है। मतलब यह है कि जैसे एक बाइक जा रही है, ये बाइक है और यहां पर दूसरा वाहन है, इसमें इसका प्रतिबिंब देखना है, तो ये वाला इधर वाला क्या हो गया वस्तु, ये क्या है वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब इसमें कहां बनेगा वो बताना है और किरण आरेख द्वारा भी बताना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले तो ये देख लो सारे मीटर में है कि कहीं पर सेंटीमीटर भी है, तो ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो हम लोग मीटर में निकालते हैं। अब देखो ये क्या है 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, यानी ये आर की वैल्यू है, आर कितना है 2 मीटर, तो यहां से एफ निकालिए, एफ बराबर होता है r/2 यानी 2/2, तो ये आ जाएगा 1 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों 1 मीटर, ठीक है। अब एफ किसकी है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो ये तो पॉजिटिव होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो यानी एफ की वैल्यू 1 मीटर है, बढ़िया से लिख लिया। अब वाहन दूसरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर है, तो दूसरा वाहन हम देख रहे हैं, तो दूसरा वाहन किसका काम करेगा वस्तु का, तो वस्तु की दूरी दी गई है 4 मीटर, यानी ये u की वैल्यू है, u कितना है 4 मीटर। और मैंने बोला था कि आप उत्तल दर्पण ले अवतल ले इससे कोई लेना देना नहीं, u हमेशा काहे का होगा माइनस का, तो माइनस का 4 मीटर हो गया। प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूर पर बनेगा, यानी हमें v निकालना है, प्रतिबिंब कितनी दूर होगा, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, और कहां दिखेगा किरण आरेख भी बनाइए, ये बोला गया है। तो आपको पता है 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u। 1/f, f आप बोलेंगे कितना है, f 1 है, तो यहां लिख दीजिए 1 और बराबर 1/v, v निकालना है हमें, प्लस 1/u, u कितना दिया गया है माइनस का 4।
तो यहां लिख दीजिए माइनस का। अब ये 1/1 है तो 1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस चलो एक स्टेप और कर देते हैं 1/v, और ये प्लस माइनस क्या हो गया -1/4। इसको इधर लाएंगे तो ये 1 + 1/4 हो जाएगा और बराबर 1/v। ये माइनस का था, इधर आके क्या हो गया प्लस का। अब इसको जोड़िए, 4 1 = 4, 4 1 5, ये हो गया 5/4 बराबर 1/v। इसको रिवर्स करें, उल्टा करें तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, 5 40, यानी 0.8 मीटर आएगा आंसर। ये आपका सेंटीमीटर में देगा तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। v बराबर 0.8 और गुणे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा। अब देखो एक अंक बाद दशमलव है, एक 0 काट दीजिए, ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। इतनी दूर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब ये आपको पता है क्या है दर्पण, कौन सा उत्तल, तो उत्तल दर्पण। और v कैसा आया है पॉजिटिव, यानी ये कैसा बनेगा आभासी बनेगा। आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा सीधा, आभासी सीधा तथा। अब देखो v 80 सेंटीमीटर है, यानी मीटर में अगर देखें तो 0.8, जबकि वस्तु कितनी बड़ी थी, वस्तु कितनी बड़ी थी 4, तो प्रतिबिंब बहुत क्या है छोटा। ये 4 मीटर था, ये 1 मीटर से भी छोटा है, तो प्रतिबिंब बहुत क्या है छोटा। आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, ठीक है। हमने क्या क्या निकाल लिया, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा निकाल लिया, कहां दिखेगा ये बता दिया। किरण आरेख, देखो किरण आरेख आपको सभी बनाने आते हैं, ठीक है। कहो मैं तो थोड़ी देर के लिए इसमें आपको दिखा सकता हूं कि कैसे बनेगा। ठीक है, अगर ये किरण आरेख सारे बनाए जाएंगे तो भाई हमको नहीं लगता ये 2 घंटे में क्लास हो पाएगी। चलो देखो ये है दर्पण, देखो मैंने क्या कर दिया इसमें, इस वाले तल से क्या होता है परावर्तन, ठीक है। अब जो किरण मुख्य अक्ष के क्या होगी समांतर, वो कहां से होकर जाएगी फोकस से। तो यहां फोकस ये मान लीजिए वक्रता केंद्र है, तो ये क्या है फोकस, ये फोकस पर फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। दूसरा, जो किरण वक्रता केंद्र से होके जाएगी, कहां से वक्रता केंद्र से, इधर दिख नहीं रहा, ये है हमारा क्या और ये क्या है, तो जो इससे होकर जाएगी वो अपने मार्ग पर क्या हो जाएगी वापस। ये देखो क्या लिख दिया मैंने सी और, ठीक है। तो जो वक्रता केंद्र से टकराएगी वो किरण अपने मार्ग पर क्या हो जाती है वापस, और ये दोनों यहां मिलती हुई प्रतीत होंगी, क्या होंगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर थे तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। कैसे होगी मिलती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण जो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, देखो हमने उल्टा बना दिया इसको, जगह नहीं है एक तो इस पे, ये किरण है तो ये वापस जाएगी यहां से, ठीक है। और जो वक्रता केंद्र से होके जाएगी यह उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी वापस। तो ये जो दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी वहीं क्या बनेगा प्रतिबिंब। तो ये देखिए वस्तु जो रखी होगी उससे ये कहीं क्या है छोटा है, क्या है छोटा। तो ये आपको डायग्राम थोड़ा समझ में आया होगा, मैंने इसके लिए पहले पूरा सब कुछ बता रखा है, इसमें सवाल में बताऊंगा तो बच्चों बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से
आप सवाल पर मेन फोकस करिए कि सवाल कैसे लगाया जाता है। डायग्राम आप सब क्वेश्चनों का बना लेंगे, एक मेरी क्लास पड़ी हुई है डायग्राम की, उसमें आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस, देखो अब लेंस वाला क्वेश्चन चालू हो गया। लेंस आपने पढ़े होंगे दो प्रकार के होते, कितने प्रकार के? दो। एक होता है अभिसारी, अभिसारी, और एक क्या होता है? अपसारी। अभिसारी का मतलब किरणों को एक जगह कर देना, किरणें बहुत सारी आई इधर इधर, उनको सबको एक जगह मिला देना। अपसारी का मतलब इनको फैला देना। तो ये जो अपसारी होता है, अप, ये अवतल होता है, और जो अभिसारी होता है ये उत्तल दर्पण होता है। बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये अभिसारी लेंस है। क्या है? अभिसारी लेंस। यानी ये कौन सा दर्पण लेंस है? उत्तल लेंस। तो फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ की वैल्यू है, तो एफ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। काहे का? प्लस का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अभिसारी है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, क्या रखी है? वस्तु रखी है। तो ये यू है, यू है 25। लेंस हो या दर्पण, यू हमेशा काहे का होगा? माइनस का। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी हमें V निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 10। 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है? -25। तो 1/10 बराबर 1/v, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 1/25। ये प्लस का है, इधर आएगा तो काहे को हो जाएगा? माइनस का। और बराबर क्या है? 1/, दोनों का लासा लेंगे 25 और 10 का, ये आ जाएगा 50। 10 बचे 50 माइनस 25 दूनी 50 बराबर 1/, 5 पे 2 जाएंगे 3 बचेंगे, तो ये आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 50 और बराबर कितना? 1/v। संख्याओं को आप पलट दीजिए तो ये बचेगा v बराबर 50/3, 16 तिहाई 48, यानी ये आ जाएगा 16.666, ऐसे आता रहेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 16.67 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। अगर आपको ये जानना हो कैसे लिखा गया, तो अगर ये दूसरा अंक देखिए, ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक जोड़ के लिख देते हैं। अगर ये 5 या 5 से क्या हो? छोटा, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई 16.67 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैंने आपसे बोल रखा है कि ये जो किरण आरेख है ये आप बना लेना। वैसे मैं इतना जरूर बता सकता हूं आपको जल्दी से कि ये किसका है? अभिसारी लेंस का। तो ये वाला बनेगा, ये उत्तल है। अगर ये अवतल होता तो ये बनता। ठीक है, अब इसमें कैसे किरण जाते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह फोकस से होकर जाएगी, जो फोकस से होकर जाएगी वो लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है ये सीधा निकल जाती है। बस इतना याद रखना, 3 नियम, बाकी बना लेंगे आप। चलिए ये सभी क्वेश्चन एक या एक से अधिक बार आपके एग्जाम पे आए हुए हैं। देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूर पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो? किरण आरेख भी बनाइए। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत कम आते हैं। देखो 2022 में आया, लेकिन ये पता है कि ये जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे हल नहीं कर पाते। ये जब 2 गुना ओ गुना लिखा होता है, 3 गुना 5 गुना, तो उसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो f की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और ये भी लिख लेते हैं
ये उत्तल है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। आगे पढ़िए, इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। चलिए, यानी ये 2 गुना 3 गुना ये जो दिखाता है ये m की वैल्यू है, यानी m बराबर है 2। अच्छा, एक और बात, इसका भी यूज कर लीजिए। यहां वास्तविक का मतलब m की वैल्यू माइनस की होगी, अगर आभासी बनेगा तो m की वैल्यू प्लस की होगी, तो m की वैल्यू -2 है। अब ये हम u जो है, u कितना हो जाएगा, u को आप किससे, यहां पर कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो, u हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का u। m बराबर आपने पढ़ा है क्या होता है, माइनस का v और बटे u। तो m की वैल्यू बच्चों कितनी है, आप बोलेंगे सर -2 है, माइनस v और बटे u। u की वैल्यू कितनी है, माइनस का u। ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां से बताओ जो v होगा वो कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा, u इधर गुणा करवाएंगे, -2u हो जाएगा। यही समझने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि ये कैसे आया। तो ये आ गया v, ये है आपका u और ये है आपका f। इनका यूज करिए, लेंस है तो सूत्र क्या लगेगा, 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। ठीक है, आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए f कितना है, f आप बोलेंगे 20 है, तो 1/20 बराबर 1/v। v की जगह आपको कितना रखना है, माइनस का 2u माइनस 1/u, u की जगह रखना है माइनस का u। ये आ जाएगा 1/20 बराबर 1/- का 2u और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/20 बराबर, इनका लासा लीजिए, ये आ जाएगा 2u और ये क्या हो जाएगा, 2u का भाग इसमें देंगे एक बार तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस इसमें भाग देंगे, u से u कैंसिल, 2 बचेगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो 1/20 बराबर 2 पे 1 गए तो 1 बचेगा प्लस का और बराबर कितना, 2u। यहां इसका आप गुणा करवाइए तो ये हो जाएगा 2u बराबर 20 1 20। इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, इसमें कुछ रुक जाइए रुक जाइए, ये गड़बड़ यहां हुआ बच्चों। देखिए 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हो गई, ये देखो क्या दिया था, लेंस, और हमने ये किसका लिखा है, दर्पण का, ये गलती हो गई। तो बस थोड़ा सा सुधार लेना है। लेंस के लिए ये होता है v/, यहां पर ये जो है माइनस नहीं आएगा, ठीक है, ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का क्या आ जाएगा, 2u। देखिए थोड़ी सी गलती, ये लेंस था इस वजह से फार्मूला हमने दर्पण का लिख दिया था -v/u। तो ऐसा ध्यान रखना है आपके साथ भी ना हो। यहां पर 2u काहे का आ जाएगा, प्लस का, ये 2u काहे का होगा, प्लस का, टू यू प्लस का, ये काहे का आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 1 कितने हो जाएंगे, 1/20 बराबर 3/2u। क्रॉस गुणा करवा दीजिए तो ये आ जाएगा 2u बराबर कितना, 20 तिहाई 60। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/2। इसको काटेंगे 2 से कितनी बार आ जाएगा, 30। मुझे कैसे पता चल गया था ये कुछ रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो u का मान है वो -u के बराबर होगा और वहां पर पॉजिटिव आ जाता आंसर, इस वजह से। और u बराबर क्या था, माइनस का u, यानी u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30। ये आ गई u। v निकालना है तो v बराबर क्या था, 2u। v बराबर कितना था, 2u, और u की वैल्यू कितनी है, -30।
तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की सेंटीमीटर। निकालना क्या था, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, लेंस की फोकस इस लेंस से कितनी दूर पर कोई वस्तु रखी जाए, तो कितनी दूर पर रखी जाए, 60 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा तो ये तो पता है आपको, ये माइनस का आएगा, तो ठीक है, तो यही निकालना था, v की वैल्यू माइनस की 60 सेंटीमीटर। तो याद रखना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फार्मूला थोड़ा सा गलत हुआ, पूरा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी वो लेंस था, ये दर्पण है और ये भी गुना वाला है प्रश्न। देखो ये 2024 में आया है, लेटेस्ट है ना। चलिए देखो, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। यहां देखिए, इसको पढ़िए, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। वैसे भी अवतल दर्पण में एक कंडीशन को छोड़कर जब वस्तु को F और P के बीच रखते हैं, बाकी सभी कंडीशन में प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है, सिर्फ वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, दर्पण कौन सा है, अवतल, यानी F की वैल्यू काहे में हो जाएगी बच्चों, माइनस का 10 सेंटीमीटर। एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना प्रतिबिंब बने और वास्तविक बने, यानी M की वैल्यू इस बार माइनस का 5 है। कितना है, माइनस का 5। जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v हमें निकालना है। तो बताओ यहां से u क्या हो जाएगा, u बराबर माइनस का u, और v कितना हो जाएगा, तो v निकालने के लिए हम m बराबर क्या पढ़े हैं, अब इसमें लगेगा माइनस v बटे u। क्यों, ये दर्पण है और हमने पिछले वाले सवाल में वही लगा दिया था। तो m की वैल्यू कितनी बच्चों, माइनस का 5 बराबर माइनस का v और बटे u। u की वैल्यू कितनी है, माइनस का u। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5u। ठीक है, v की वैल्यू माइनस का 5u। अब दर्पण है तो आपको पता है क्या लगाएंगे सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f कितना है, माइनस का 10, 1/v, v कितना है, माइनस का 5u। अब ये प्लस 1/u, u है माइनस का u, 1/- माइनस का 10 बराबर 1/- माइनस का 5u, ये प्लस माइनस माइनस 1/u। 1/- माइनस का 10 बराबर, इनका लासा आ जाएगा 5u। इससे इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से करवाएंगे, -1 आ जाएगा। u का भाग इसमें देंगे तो 5 बचेगा, 5 का -1 से तो -5 आ जाएगा। तो 1/- माइनस का 10 बराबर माइनस के 6 और बटे 5u। मैं चाहूं 5 दूनी 10 करके 6 दूनी 12 ला सकता हूं, लेकिन ये आपके हो सकता है समझ ना आए। तो 5u का 1 में गुणा कीजिए, क्या आ जाएगा, 5u बराबर, इसी तरह 10 का गुणा 6 में कीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 6 का कितने आ जाएंगे, 60। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/5, और 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या यही आंसर है ना। u किसके बराबर था, माइनस u के, तो यानी u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 12 सेंटीमीटर। क्या u निकालना था, आप बोलेंगे नहीं हमें तो v निकालना था। तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, v क्या है था, माइनस का 5u, माइनस का 5 इंटू u, तो 12 पंचे कितने हो जाएंगे, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दूर प्रतिबिंब बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूर। अगला देखो सवाल, यहां से सवाल हो गए चेंज, ये आपके खत्म। कौन से क्वेश्चन, जो मिरर के थे, लेंस के भी पढ़ चुके। आगे अभी हम बहुत टाइप के, हर सवाल में अलग कुछ है। ठीक है, जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः इतनी इतनी दी गई है, निम्नलिखित के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। जल और कांच में प्रकाश की चाल और इनके अपवर्तनांक निकालने हैं मुझे।
तो याद होगा आपको n बराबर क्या होता है, v अपॉन c अपॉन v। ये समझ पाए। n क्या है, अपवर्तनांक। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, या आप बोल सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल। और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम पहले वाले जल के लिए हल करते हैं, यहां लिख देते हैं जल के लिए। तो n निकालना है हमें। c ये फिक्स होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और v जल वाले के लिए कितना है, जल पहले वाला, पहला कितना है 2.25 इंटू 10 लिखा है, ये 10⁻, बच्चों कितना है 8। इसमें देखो सही लिखा है, तो ये आ जाएगा 2.25 और गुणे 10⁸ इससे ये क्या हो जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कैंसल। जल और कांच में प्रकाश की चाल, हाँ ठीक है। n बराबर 3/2.25 ये आ जाएगा। अब यहां से दशमलव हटाएंगे, 2 अंक बाद, देखो बच्चों दशमलव 2 अंक बाद है, इसको हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 2। अब आप बोलेंगे ये आ गया n बराबर 300 और बट्टे 225। अगर आपको पहाड़ा आता हो कितने का, 25 का, तो आप इसे तुरंत हल कर सकते हैं। कैसे, देखो 25 नमाई होते हैं 225, और यहां देखिए 25 एकम 25, 5 बचे, 25 दूनी 50। यानी यहां ये बोल सकते हैं हम कि n की वैल्यू जो है वो 12/9 है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 चौको 12 और 3 त्रोको, ये आ जाएगा 4/3। ये किसका आया है, आप बोलेंगे जल के लिए था, तो जल का अपवर्तनांक, दोनों के अपवर्तनांक निकालने हैं। अब दूसरा क्या था हमारे पास, कांच, यहां लिख देंगे कांच के लिए। फार्मूला वही रहेगा, n बराबर c अपॉन v। तो n बराबर c कितना, ये फिक्स है 3 × 10⁸ और v, अब इसकी चाल कितनी है 2.0 × 10⁸, यानी 2 × 10⁸। सेम वही काम करेंगे, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल। n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 3/2। आप 3/2 लिखें 1.5 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों हो गए, ये इसका अपवर्तनांक है, ये इसका अपवर्तनांक है। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुविकल्पी में आप मिलेंगे, उम्मीद है कि उनको भी आप समझ के हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये शायद आप काफी, हो सकता है कि काफी क्वेश्चन आप पहली बार देखें, 2023 में आया हुआ भी है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैं चाहूं तो तुरंत लिख के वैल्यू करवा सकता हूं, लेकिन थोड़ा समझिए। अगर यह 100 मीटर की निकट दृष्टि दोष, पहले इसका मतलब समझिए क्या है, इसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ऐसे अगर इसकी आंखें स्वस्थ होती तो ये अनंत दूरी तक देख सकता था, लेकिन इसकी आंखें स्वस्थ नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक देख सकता है। 100 मीटर देखने का मतलब क्या है, जो 100 मीटर पर वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब इसकी आंख पर बन रहा है, यानी ये जो 100 दिया गया है ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये समझाना चाह रहे हैं। अगर ये 100 मीटर तक देख पा रहा है तो इसका मतलब इसकी आंखों पर 100 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये जो 100 लिखा हुआ है ये बच्चों क्या है, v, 100 मीटर। आगे देखिए, गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी पर देख सकने के लिए उसे किस प्रकट तथा किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए। किरण आरेख भी बनाइए। तो यहां पर u कितना होगा, यानी वस्तु को कितनी दूर रखा जाए। आप बोलेंगे अगर स्वस्थ आंख के लिए होता तो कितना, अनंत। ठीक है, तो क्या है
मीटर। अब देखो, हमें फोकस दूरी निकालनी है इसमें, यानी क्या निकालना है, F। वैसे मैं बता सकता हूं कि इसमें जो आंसर आएगा वो हमेशा जितनी दूर पर ये देख सकता था उतनी ही दूर का आंसर आएगा। चलो देखो कैसे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस है। 1/f निकालना है, 1/v, v कितना है माइनस का 100, माइनस 1/u, u कितना है माइनस अनंत। ये माइनस माइनस प्लस हो गए। देखो इस बात को समझो, अगर किसी संख्या ऊपर कोई भी संख्या लिखी हो और उसके नीचे अगर मैं 0 लिख दूं तो इसका मान कितना हो जाता है अनंत। ऊपर कोई भी संख्या लिखी हो नीचे क्या लिख दूं अनंत, तो इसका मान कितना हो जाता है 0। किसी भी संख्या में अनंत से भाग देने पर वो 0 हो जाता है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 0। तो यहां से बोल सकते हैं कि 1/f बराबर क्या आ गया 1/ माइनस का 100। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करवाई है ऐसे, 100 एक कम 100, f का 1 पे गुणा तो f बराबर माइनस का 100 आ जाएगा। किसमें मीटर में, किसमें आ जाएगा मीटर में। तो ये क्वेश्चन आसान है ये कह सकते हैं आप, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि v कौन सा है u कौन सा है निकालना क्या है। तो इन बातों को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक क्वेश्चन हल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, देखो 2-3 लाइन का क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। तो किरण आरेख बनाना जरूर सीख लें। अब ये वाला हो सकता है आपको क्वेश्चन परेशान भी करे। देखो 2 बार आया 19 और 22 पे। परेशान ये जब चश्मा लग जाता है तो आपको अपने आप परेशान करने लगता है। ठीक है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। जब चश्मा लगाएगा तब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाएगा। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है। माइनस का दिखा रहा है, यानी इसमें जो प्रयुक्त लेंस है वो कौन सा है अवतल लेंस। अगर क्षमता जो दी गई है वो माइनस में है तो फोकस दूरी भी माइनस में होगी। तो ये कौन सा लेंस है अवतल। और एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, ऐसे नहीं पढ़ सकता। तो यहां पर u जो है वो कितना हो गया माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, v मुझे निकालना है, और क्षमता यानी P हमें दी गई है माइनस का 2.0 डायोप्टर। इसको चेंज करते हैं, F बराबर क्या होता है 1/P। F बराबर क्या हो जाएगा 1/P की जगह है माइनस का 2। इसको ये हमेशा मीटर में होगा, याद रखना हमेशा काहे में होगा मीटर में। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करवा देंगे, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार 50 बार। तो माइनस का 50 सेंटीमीटर अभी बताया था अवतल है तो माइनस का ही आएगा। u पता है, पता है v निकालना है, तो 1/f बराबर क्या था लेंस। लेंस ही लगा होगा उसमें, क्यों प्रयुक्त तो लेंस। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अरे भाई ऐसे भी सोच सकते हो, चश्मे में दर्पण थोड़ी ना लगेगा, चश्मे में क्या लगेगा लेंस। 1/f बराबर f की जगह कितना रखना है माइनस का 50 और 1/v। v निकालना है माइनस 1/u। u कितना है माइनस का 25। 1/ माइनस का 50 बराबर 1/v। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/25। इसको इधर ले आओ तो माइनस का 1/50 और माइनस का 1/25। ये प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस का। अब इनका लासा ले लीजिए, 50 और 25 का लासा बच्चों हो जाएगा 50। 50 एक अन्नम 50, माइनस है यहां पर, माइनस यहां भी माइनस है तो माइनस 25 दूनी 50। बच्चे कहो जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे सर जी, माइनस माइनस होता है प्लस। अरे बेटा माइनस माइनस प्लस तब होता है जब यहाँ बीच में गुणा लगा होए,
यहां माइनस माइनस लिखा है तो मतलब ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आ जाएगा। -3 और बटे 50 और बराबर कितना 1/v। पलट दीजिए इसको तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 बटे -3। 16 48 यानी ये फिर से आ जाएगा -16.66। इसको लिख सकते थे 67। ये आंसर हमने एक पहले निकाला था इस तरह का, इस वजह से मुझे पता है कि 16.67 आएगा। आप चाहें तो इसका भाग दे सकते हैं। तो ये v की वैल्यू आ गई। तो यानी ये पूछा बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। जब इसे चश्मा पहनाएंगे तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, लेकिन जब ये चश्मा नहीं लगा होगा तो मात्र 16.67 इतनी ही दूरी तक पुस्तक पढ़ सकता है। मतलब ऐसे करके देखेगा, और जब चश्मा लगा लेगा तो ऐसे भी पढ़ सकता है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं आया क्या? सेंटीमीटर था, इसको हमने चेंज किया था किसमें, सेंटीमीटर पे। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष का मतलब इसको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ये 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। ये 20 सेंटीमीटर दूर पर अगर पढ़ सकता है तो मतलब इसका प्रतिबिंब बन रहा है इसकी आंख पे। तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, v कितना है 20 सेंटीमीटर। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए तो मुझे अब वस्तु की दूरी कितनी कर देनी है 25 सेंटीमीटर। अरे 20 तक पढ़ सकता था, यानी 20 का प्रतिबिंब इसकी आंख पर बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब इसको 25 सेंटीमीटर दूर रखना है। पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, किरण आरेख भी बनाइए। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी लिखा है +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको बाद में करेंगे, पहले ऊपर वाला करते हैं। अब ये देखो निकट दृष्टि दोष है, इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल। अवतल लेंस यानी अब क्या निकालेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, लेंस है क्या लगा देंगे माइनस 1/f बराबर 1/v। v कितना है -20 माइनस 1/u, u कितना है -25। 1/f बराबर 1/-20, ये माइनस मिलकर हो गया प्लस 1/25। 25 और 20 का आप लासा निकालेंगे 100 आ जाएगा। 20 पंचे 100, 25 चौके, तो 1/f बराबर -5 + 4 तो माइनस का 1 बचेगा और नीचे कितना आ जाएगा 100। यानी f की वैल्यू यहां से कितनी आ गई -100 सेंटीमीटर। अब देखो अगर आंसर आपको चेक करना हो तो ये पता है निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस होगा, यानी आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस में आ रहा है तो इससे आप थोड़ा ये अंदर ये सोच सकते हैं कि नहीं जो भी आया है वो सही है। f का मान हो गया -100 सेंटीमीटर। इसमें यही निकालना था। पढ़ने के लिए उसे कैसा यानी अवतल लेंस चाहिए। क्या अवतल लेंस, माइनस में आया है तो मतलब कौन सा लेंस चाहिए अवतल लेंस। कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे प्रयुक्त करना चाहिए 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। कितना 100 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला हो गया। दूसरा बोला गया है कि अगर 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी निकालना है तो आप पता है f बराबर क्या होता है 1/p। तो f बराबर 1/p। p कितना है, क्षमता कितनी है प्लस का 20। अब ये फोकस दूरी हमेशा काहे में होती बताया था मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदले होंगे ये हमको पता है। तो यहाँ गुणा कितने से करवा देंगे 20 पंचे 100, यानी f का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये याद रखना कि ये जो हमेशा होगा यहाँ आंसर वो हमेशा मीटर में होगा। इस और डायोप्टर ना दिया हो तो इसका एक और मात्रक होता है, ये भी याद रखना प्रति मीटर। क्या
प्रति मीटर, क्योंकि बटे मीटर होता है, 1/मीटर यानी प्रति मीटर। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है मात्रक के लिए। टाइम कितना हो गया? 1 घंटे 35 मिनट। हाँ, अच्छा 50 मिनट हुआ। थोड़ा सा 1 मिनट का रेस्ट। कोई मिसप्रिंट हो बताते रहना। ऐसे बनाए हैं तुमने सवाल। ये ओम देखो, ये बच्चों ये ओम जो है उसमें बन नहीं पा रहा था, इस वजह से ऐसा लिखा गया है। दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम तथा 60 ओम के 5 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े दिखाए गए हैं। गणना कीजिए परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। तो ये बताओ बेटा कि इसमें चित्र है नहीं, मैं इनको कैसे करूंगा? बिना चित्र के थोड़ी ना सॉल्व हो जाएंगे। चलो मैं चित्र ये ढूंढ रहे हैं तब से मैं इसको लिख रहा हूं। 10 ओम का, इसको R1 मान लीजिए। R1 10 ओम है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है बच्चों। R2 जो है आपका वो 40 ओम है। R3 जो है वो 30 ओम है। और R4 जो है वो 20 ओम है। और R5 जो है ये कितना है? 60 ओम। ये देख लिए आपने, 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम तथा 60 ओम, ठीक है। मैं 1 मिनट रुको, बना लूंगा अभी चित्र। और ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यानी ये क्या है हमारा विभवांतर। और ये कितना है? 12 वोल्ट, ठीक है। बिना चित्र के आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं चित्र इधर से एक बार देख लूं। 10, 40 और 2 लगे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी। अभी बोल देना, मैं चित्र बना लेता हूं। देखो ऐसा कुछ बच्चों डायग्राम है। ठीक है, ऐसे ही बना है। ये 3 प्रतिरोध हैं, इनको थोड़ा मैं और सही कर दूं। कुंजी भी लगी है क्या? ठीक है, यहां पर कुंजी लगा देते हैं भाई। ये कुंजी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। इनकी वैल्यू बोल दो। 10 ओम, 40 ओम, ये 30, फिर 20, फिर 60 और ये 60 ओम। ये ऐसा चित्र बना है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2023 में आया, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर पे। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा टाइम देना। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लूंगा। देखो बच्चों, जिधर ये बड़ा साइज का लगा हो, ये बड़ा वाला इधर होता है प्लस, वैसे दिया रहेगा आपको पेपर पे, नहीं दिया है तो बड़ा वाला ढूंढिए उधर से। और प्लस से धारा माइनस की तरफ बढ़ती है, तो ऐसे जाएगी, यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी। जैसे ही धारा ने यहां इंटर किया, यहां देखो 2 चीजें हो गई, कुछ धारा इधर को जाने लगी और कुछ धारा इधर को। अब जब धाराएं अलग अलग हो जाएं तो बेटा वो समांतर क्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? समांतर। फिर आगे धारा आएगी, यहां सेम सेम आएगी, जहां यहां पहुंची तो कुछ इधर और कुछ इधर, 3 तरफ हो गई। यानी ये तीनों में भी धारा अलग अलग, इन दोनों में भी धारा अलग अलग। तो ये दोनों किस क्रम में जुड़ेंगे? समांतर। ये तीनों किस क्रम में जुड़ेंगे? समांतर। जब ये दोनों का तुल्य प्रतिरोध इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, वो किस में जुड़ेंगे? श्रेणी में। तो पहले इतना समझिए, इन दोनों को किस में जोड़ेंगे? समांतर। इन तीनों को क्या किस में जोड़ेंगे? समांतर। इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको किस में जोड़ेंगे? श्रेणी, क्योंकि उनमें धारा क्या होगी? सेम सेम। तो मैं ये लिखता हूं, इसको हमने क्या माना था? 10 वाले को R1, 40 वाले को माना था R2। तो इसमें धारा क्या है? अलग अलग। तो यहां लिखेंगे R1 तथा R2 समांतर क्रम में है।
समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ये होता है। अब बताओ R1 यहां से कितना है, जल्दी से। R1 10 है, R2 40 है, ये आ जाएगा 1/10 प्लस 1/40। 1/r बराबर कितना हो जाएगा, इनका लासा आ जाएगा 40, 10 चौको 40, 40 एक कम 40। इसको बोल सकते हैं 1/r जो आएगा वो 5 कितना आ जाएगा 40। अब इसको काट लीजिए, 5 एक कम 5, 5 अठे 40। इसको पलट दीजिए तो R बराबर आ गया 8 ओम। दिखाई दे रहा है ये कलर। अब देखो दूसरा, यहां जब आगे गए यहां तो यहां देखो 3 धाराएं हैं, 1 2 3, तो ये भी किस में जुड़ेंगे, समांतर में। तो ये कौन से हैं, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो यहां से लिखेंगे R2 नहीं, R3, R4 तथा R5 समांतर क्रम में है। रीजन देना चाहें तो लिख सकते हैं कि धाराएं अलग अलग हैं। R3, R4 तथा R5 समांतर क्रम में है, और अगर ये समांतर क्रम में है तो यहां पे फार्मूला ये बनेगा 1/r बराबर 1/r1, R2, R3, R4। लेकिन हमारे पास R3, R4, R5 है, 2 3 नहीं, 1 2 नहीं है, तो यहां लिखेंगे R3 प्लस R4 प्लस R5। समझे कि नहीं बेटा। अब देखो यहां R1 R2 थे तो वहां लिख दिया, यहां R3 R4 R5 है तो यहां वो लिखेंगे। लेकिन एक समस्या और भी है, यहां R का हम यूज कर चुके हैं, तो यहां R ना यूज करिए आप, इस R को हम R डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ पाए होंगे आप। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि R हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं यहां पर R, इस वजह से 1/r डैश। बस ये लिखने का तरीका है, आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से R डैश माना है। R3 कितना है 30, R4 कितना है 20, R5 कितना है 60। इन सब का लासा ले लीजिए, ये आ जाएगा 60। 30 दूना 60, 20 तिहाई 60, 60 एकन्नम 60, 2 3 5, 5 1 6, ये आ गया 6/60। ये हो जाएगा 6 एकन्नम 6, 6 दहम 60। तो 1/r डैश, इसको पलट दीजिए तो यानी R डैश जो आएगा 1/10 है, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10/1, यानी R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये 8 ओम थी, ये 10 ओम आ गई। इतनी बात हो सकता है आपके समझ में आ गई हो। ये समांतर क्रम में थे, ये समांतर क्रम अब जुड़ गए तो ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। कौन, ये जुड़ के क्या आया R, ये जुड़ के क्या आया R डैश। तो R और R डैश किस क्रम में जुड़ेंगे, अब श्रेणी क्रम में। तो यहां लिखेंगे R तथा R डैश श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आपने पढ़ा था R बराबर R1 प्लस R2 होता है, लेकिन R हम यूज नहीं कर सकते, R1 भी मेरे पास नहीं है, R2 भी मेरे पास नहीं है, तो इस R की जगह हम लिख सकते हैं REQ। ये क्या है सर, देखो यहां क्या पूछा गया था, परिपथ में कुल या तुल्य प्रतिरोध। तो EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब तुल्य प्रतिरोध, तो यही निकालना था हमें, तो EQ इसलिए लिखा है। और R दोबारा यूज नहीं कर सकते ना। R1 की जगह बताओ क्या है, R1 8 है, R1 की जगह 8 है, R2 की जगह क्या है 10 है, R और R डैश हो जाएगा, मैं इधर कहो लिख दूं, ये हो जाएगा R प्लस R डैश। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, R का मान कितना था 8 और R डैश का मान कितना था 10, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 18 ओम। आपको ये बड़ा लग रहा होगा सवाल, लेकिन रियलिटी में आप जब 2-3 सवाल कर लेंगे ना, ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं लगेगा। तो ये पहला हो गया, 2 नंबर का हुआ है, अभी इतना समझ लो कार्यक्रम 2 नंबर का है, लेकिन अगले 2 नंबर सिर्फ 2 लाइन में मिल जाएंगे। दूसरा निकालना है परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। सेकेंड नंबर पूछ रहा है कि I, तो I बराबर होता है V/R। ओम का नियम आप जानते हैं, V बराबर I R, तो I बराबर V/R। I बराबर
वी कितने वोल्ट की बैटरी थी? 12 और बटे आर याद रखना, ये आर मत लिख देना, आर वो लिखते हैं यहां पर जो इक्विवेलेंट हो, जो आपने लास्ट में तुल्य प्रतिरोध निकाला है, तो ये 18 होगा। अब इसको काट दीजिए, 12 18 तो 6 दूनी 12, 36 18, 2/3, इसका मतलब तिछंग 18, 0.66 आता रहेगा, तो 0.67 एम्पियर लिख सकते हैं। 6 एम्पियर लिख दीजिए, ये 6-7 एम्पियर लिख दीजिए। तो सोचिए एक लाइन पे आपको 2 नंबर मिल गए, और ये इतना महाभारत की तब 2 नंबर मिले। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन बिना इसके निकाले आप ये निकाल भी नहीं सकते ना, या तो आप ज्ञाता हो वो अलग बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भाई क्वेश्चन ही इसमें पूरे में है। देखो यार इसको, यहाँ चित्र बना है, वाह क्या बात है, एक चित्र नहीं बना सके तुम, चित्र बनाना है। यहाँ कितने प्रतिरोध जुड़े हैं? पहले 3 है। हाँ, एक इधर भी है भाई, बहु प्रतिरोध आप ले आए हैं यहाँ। चलो ठीक है, ये बैटरी कितने वोल्ट की है? कुंजी भी लगानी है, ये कुंजी लग गई भाई। अब यहाँ पर कितने वोल्ट की बैटरी? 12 वोल्ट की, और यहाँ अमीटर भी लगा देना है ना, सब लगा दिया, ये लो। अब इनके नाम बताओ, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ ये R4 है, ये R5 है, ये वाह। क्या निकालना है इसमें? कब का पूछा गया है ये सवाल? 2022 में है, नहीं बताना पड़ता है ना कब का है। 2022 में था। देखो यहां पर ये दिया गया है कि R1 R2 R3 तीनों 30 ओम है, ये R1 R2 R3 तीनों 30 ओम है। R4 R5 बराबर है, ये 20 ओम है दोनों, और ये R6 जो है ये 110 ओम है ना। भाई साहब ये क्या लिखा है तुमने, क्या ही बताएं बेटा तुम्हें, लेंथ थोड़ा ज्यादा कर ले। आपने 2-3 मिनट बर्बाद करवाए हमारे। कितना है ये? 10 ओम है, ठीक है, लेंथ कम कर ले। ये है, ये कुछ ऐसा है। अब आप बोलेंगे, आपने बोला था कि प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो यहां आएगी धारा, फिर यहां आएगी, जैसे ही यहां पहुंची देखो 1 2 3 जगह हो गई, तो मतलब ये है कि अगर 3 जगह धारा है तो ये किस क्रम में जुड़ेंगे? समांतर क्रम में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कौन कौन से, R1 R2 R3, R1 R2 तथा R3। जिनको पिछला वाला सवाल समझ में नहीं आया इधर फोकस करिए। R1 R2 तथा R3 किस क्रम में है बच्चों? समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? लाइट चली गई है क्या? अगर ये तीनों समांतर क्रम में है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/3। 1/r बराबर R1 कितना है? सभी कितने हैं? 30 ओम के हैं, 30 ओम के हैं तीनों, तो 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, ये जोड़ना आसान है। आप बोलेंगे नीचे डिनोमिनेटर मतलब हर क्या है बराबर, तो ऊपर वालों को जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3, 3/30, 3 1 कम 3, 3 दहम 30। यहां से मैं बोल सकता हूं कि R जो आएगा R, ठीक है, 1/R है और ये 1/10 है, दोनों को पलटा दीजिए तो R, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा R की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 ओम हो जाएगी।
अब जैसे ही यहां से आगे बढ़े यहां पहुंचे तो ये देखिए एक धारा इधर को जाएगी, एक धारा इधर को जाएगी, दो डायरेक्शन हो गई, यानी ये किस क्रम में जुड़ेंगे, किस क्रम में, समांतर। कौन कौन से, 4 और 5। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको तो भी थोड़ी मजा आती होगी। R4 तथा R5 समांतर क्रम में है। हमारा जो ये टाइपराइटर है ये सही नहीं है। R4 तथा R5 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। वॉइस 1% है। चलिए देखते हैं, बता देना जहां से अगर कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, अभी चलने दीजिए। R4 तथा R5 समांतर क्रम में है, तो बताओ समांतर क्रम में है तो मतलब वही फार्मूला, क्या, 1/R बराबर 1/R1 नहीं अब लिखेंगे, 4 और 5 है तो यहां लिख देंगे R4 और यहां क्या लिख देंगे, R5। लेकिन फिर वही समस्या, R आप यूज कर चुके हैं तो R यूज मत करिए अब। ठीक है, तो यहां क्या कर लीजिए, R डैश, तो 1/R डैश जो होगा R4, 4 का मतलब बच्चों कितना है, 4 और 5 दोनों का मतलब 20 है, तो ये हो जाएगा 1/20, ये भी हो जाएगा 1/20। 1/R डैश जो है ये कितना आ जाएगा, 20 तो ऐसे ही रहेगा, एक एक कितने हो जाएंगे, 2। आप बोलेंगे ठीक लगा, 2 एक अन्नम 2, और ये कितनी बार, 10 बार, तो ये वैल्यू कितनी आ गई R डैश की, यहां से 10 ऊपर जाएगा, R डैश कितना आ गया, 10। ये भी 10 आ रहा है, पीछे वाला भी 10 आ रहा था। अब ये जो है एक बन गया है, ये भी एक बन गया, ये भी एक है, तो यहां से ये बोल सकते हैं हम बच्चों कि ये जो हमारे पास R आया है और जो ये R डैश आया है और जो ये R6 है, ये तीनों में सेम सेम धारा होगी, तो ये किस क्रम में जुड़ेंगे, अब बोलेंगे ये श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं हम, क्या क्या हमने निकाला है, एक निकाला था R और एक निकाला था R डैश, और एक हमारे पास बचा हुआ है क्या, R6 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगर यह श्रेणी क्रम में है तो आपको पता होगा कि R बराबर क्या होता था आपके पास, R बराबर होता था R1 R2 R3 ऐसे करके होता था, लेकिन R नहीं, अब हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे क्योंकि हम तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो R इक्यू निकालिए, इक्विवेलेंट। R1 की जगह आप क्या बोल सकते हैं, आपके पास R है, R2 की जगह R डैश है, R3 की जगह आपके पास R6 है, तो R इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। R बताओ कितना है, 10, 10, और R6 कितना था, ये भी 10 था, वाह, सब 10 हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 30 ओम। क्या यही निकालना है बस, धारा भी निकालनी होगी, धारा निकालनी है। ठीक है, तो धारा जो होगी आई क्या हो जाएगा, V कितने वोल्ट की बैटरी लगी थी, 12, और R क्या, जो लास्ट में निकालेंगे याद रखना, जो लास्ट में इक्विवेलेंट आएगा 30। यहां से हम ये बोल सकते हैं क्या बच्चों, क्या 12 6 से कट जाएगा, ये भी कितनी बार, 2 और 6, या फिर और ये किसी से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 36 18। अच्छा ये और, हाँ ये गड़बड़ कर दिया ना हमने, 56। तो यहां से ये बोल सकते हैं 2/5, पांचों को 20, 0.4 एम्पियर आएगा, क्या आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। अच्छा लगा होगा आपको, अगर ये हमारा टाइपराइटर अगर ये बना के दे देता तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये दूसरी दुनिया में खोया हुआ था। इसमें चित्र तो नहीं बनाना है बेटा, क्या बात कर रहे, बहुत बड़ा चित्र है। चलो देखो ये टाइपराइटर यहीं बैठा हुआ है, बताओ बेटा, अब हम ही को करवाओ, इसमें गया, इधर बिजली के झटके इधर देने, इसमें काफी बड़ी बैटरी है।
ऐसे बना हुआ है। इधर क्या बनाना है, कुंजी बना देते हैं, येलो बना दिया कुंजी, अमीटर जोड़ दिया। क्या धारा कहीं यहाँ और कुछ जोड़ना है? नहीं, इधर आ जाओ। इधर एक तो परिपथ 2 बनाने हैं, इसको पहले नीचे ले आऊँ मैं। तीन बनाने हैं इधर। ये एक बन गया बच्चों, एक ये बन गया और एक ये बन गया। कुछ ज़्यादा अच्छा बन जाता है कभी कभी हमसे। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये ठीक है। वैल्यू इनकी दी गई। यार ये बेटा इसका चित्र नहीं है, कैसी बातें करने लगते हो यार, ये चित्र इतनी मेहनत से बनाया है मैंने। चलो इधर देखो, क्या बताएं। 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ समांतर क्रम चलेगा। ठीक है, तो ये इसका नहीं है, लेकिन मैं इसको कॉपी कर लूंगा अभी और आगे यूज करूंगा। ठीक है, कॉपी कैसे होगा, हो जाएगा। ठीक है, 2 ओम, 3 ओम तथा, इसको पहले देखो, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो मैं चाहूं तो ऐसे बता सकता हूं इसको। देखो 3 प्रतिरोध हैं, एक ये लीजिए, एक ये बना लीजिए, एक ये बना लीजिए। ठीक है, ये 3 प्रतिरोध हो गए, श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो एक साथ धारा बहेगी। बैटरी कितनी लगी है बेटा, विभवांतर है बस। ठीक है, ठीक है। और कहां से कहां तक है, कितना है, 30 वोल्ट का है। इसमें लिखा तो होगा, अरे यही तो पूछ रहा था यार, 30 वोल्ट का ना। ये कितना है, 2 ओम, 3 ओम और ये 5 ओम। ठीक है, ये ऐसा बोला गया। और क्या बिंदु भी दिए गए हैं क्या इसमें, नहीं दिए गए ना, बस। अब देखो, पहले धारा निकालो तब विभवांतर निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर। आर बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों होगा, उसमें बोला गया है तीनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, और यहां दिख भी रहे होंगे आपको। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 3 8 8 और 2 10 ओम। तो आर की वैल्यू आ गई 10 ओम। अब इस 10 ओम प्रतिरोध को यहां से हमें धारा निकालनी है, तो आई कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी V अपॉन V। कितना है, 30 वोल्ट, और आर अभी हमने निकाला था कितना, 10। 10 तिहाई 30, 30 एम्पियर की धारा बहेगी। अब देखो यहां से बहेगी धारा, सब में धारा क्या होगी, सेम सेम। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम है। अब लेकिन अभी जरूरत हमें और कुछ है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। इसमें कितना विभवांतर है, इसमें कितना है, तो यहां लिखेंगे 2 ओम सिरों वाले प्रतिरोध में विभवांतर। तो विभवांतर इसमें सब क्या होता है, अलग अलग। तो इसको मान लेते हैं V1। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो R1 लिख दीजिए, क्यों, R अलग अलग है। तो I का मान कितना है, I तो सेम सेम रहेगा 3, और R1 कितना है, पहला कितना था प्रतिरोध 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। ठीक है, अब इसी तरह 2 ओम के बाद कितना, 3 ओम सिरों वाले प्रतिरोध में विभवांतर, इसको मान लीजिए क्या, V2। तो ये क्या हो जाएगा, IR2। I कभी नहीं बदलेगा, R2 कितना है 3, तो 3 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। ये आसान था, आप ये कह सकते हैं सवाल। 5 ओम सिरों वाले
प्रतिरोध में विभवांतर, इसको मान लीजिए V3, तो ये हो जाएगा IR3। आई का मान कभी नहीं बदलता, R3 आपका कितना था 5 ओम, तो यहाँ 5 रख दीजिए, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 वोल्ट विभवांतर। तो उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आया होगा, ये 2024 में आया तो ये आसान था बाकी क्वेश्चन की अपेक्षा। अब ये इस चित्र का बताओ बेटा कैसे यूज करें, नहीं दोबारा हमसे बनवाओगे तुम, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसी बातें करोगे ना, हो गया। चलो भाई ये कह रहा तो मान लेते हैं, वैसे बड़ी मेहनत की थी हमने, चलो दोबारा बनाएंगे। ये देखो इसमें चित्र है क्या, ये चित्र 200 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा ऐसा निकालना है, तो पहले यहां तक पढ़िए। 200 ओम प्रतिरोध यानी आर की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 200 ओम। तार में धारा 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, यानी ये आई दिया गया है कितना 1.5 एम्पियर, ठीक है। ऊर्जा व्यय की दर, ऊर्जा व्यय की दर को मतलब क्या बोलेंगे, ऊर्जा व्यय की दर P बराबर क्या होगा, यहां पर W/T की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। P बराबर V इंटू आई होता है, हमें चाहिए R, तो V बराबर I इंटू आर होता है। V बराबर क्या होता है I इंटू आर इंटू आई, तो P की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी I² R। क्या मेरी बात समझ पाए, P बराबर होता है V इंटू आई, और हमने पढ़ा है ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, तो ये क्या हो जाएगा I² R। तो P बराबर I² बताओ कितना हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 200, तो P की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 15 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 2.25 इंटू 200। 2 अंक बाद बच्चों दशमलव है, 2 अंक बाद क्या है दशमलव, दोनों जीरो क्या हो जाएंगे कैंसल, तो यहां से क्या बोल सकते हैं P बराबर कितना आ जाएगा, ये कलर चेंज हो गया क्या 225 दूनी 450। अच्छा P क्या है क्षमता, और क्षमता का मात्रक क्या होता है वाट, ज्यादा शक्ति आ गई तो आप किसी की वाट लगा दोगे, ऐसे याद भी कर लेना। तो कितना आ गया 450 वाट। अब बोला गया है यदि उपयुक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर कितनी हो जाए, ये 450 की जगह कितना हो जाए 1250, यानी अब की बार आपको P की वैल्यू दे दी गई 250 नहीं 1250। तो तार के सिरों के बीच क्या निकालना है विभवांतर है, यानी B निकालना है। तो बताओ क्या हो जाएगा P बराबर, प्रतिरोध हमें कितना दिया गया था 200 ओम, तो P बराबर V इंटू कितना होता है I। अब I हमें यूज नहीं करना है, तो I बराबर क्या होता है V/R, तो V/R, तो ये हो जाएगा V² P बराबर V², V कितना था बेटा अच्छा ये तो निकालना है बेटा मुझे, P की वैल्यू कितनी दी गई है 1250, V² निकालना है, और R कितना दिया गया है R कितना था 200, कितना था 200। अब ये बटे में ही इधर आएगा तो किस में हो जाएगा गुणे में, ये 1250 गुणे 200 और बराबर क्या V²। अगर आप समझ पाए तो 125 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 250, इसके बाद 1 और 2 ये 3 जीरो और लगा देंगे बराबर V²। इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा रूट, तो V बराबर √25 और इसके बाद 4 जीरो, 25 से आपका 5 बाहर हो जाएगा, 0000 यानी 1010, 4 जीरो से 2 जीरो बाहर, तो 500 आ जाएगा, क्या आ जाएगा वोल्ट 500 वोल्ट।
ये कब आया था क्वेश्चन? 2018 में। इसमें ये देखिए आप सूत्र काफी प्रयोग हुए हैं, तो इनको जो है याद रखना कि P बराबर वी आई होता है, उससे हमने इसको वी स्क्वायर अपॉन आर बनाया। यहाँ पर P बराबर वी आई होता है, तो यहाँ हमने ओम के नियम से आई आर लिखा, क्योंकि जो हमें जरूरत है, यहाँ आई दिया गया था तो आई वाला फार्मूला, यहाँ आर और वी दिए गए थे तो उसके हिसाब से फार्मूला। तो फार्मूला क्वेश्चन के हिसाब से लगते हैं। 2018 में आया था तो कोई कर भी नहीं पाया होगा इसको, क्योंकि सवाल ये वाले बताते ही नहीं। चलो, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, 2024 में आया हुआ भी है। और ये हमारे ऑपरेटर साहब देखो इसको ऐसा इतनी जगह में बनाए हैं कि तो अब ये बताओ इसको इतनी जगह में हल किया जा सकता है? चलो करते हैं। वैद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व है? अब मैं परिभाषा लिखूंगा क्या? चलो मैं ऐसे बता देता हूं, फ्यूज तार का महत्व क्या है। जैसे आपने सुना होगा लघुपथन, ये क्या होता है सर? जब आपके यहां लाइट, जैसे आपके यहां करंट आता है, धारा, तो वहां देखा होगा एमसीबी अब लगा देते, पहले वो लगाते थे कटआउट जिसको बोलते थे। तो ज्यादा धारा आने लगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हुआ तो घर के उपकरण जल जाते थे। उसी को जलने से बचाने के लिए हम लोग कटआउट या एमसीबी का प्रयोग करते हैं, जिससे जैसे ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो उसमें जो तार होते हैं वो निकल जाता है, जिससे घर के अंदर लाइट ही नहीं पहुंच पाएगी। वहां जो उपकरण तक लाइट पहुंचती थी, जो धारा प्रवाहित होती थी, वो पहुंच ही नहीं पाएगी, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वहीं से रुक जाएगा। तो जो सामान हमारे नष्ट होने से बच जाते हैं। तो फ्यूज तार का बस यही महत्व है कि जैसे ज्यादा करंट आ गया, ज्यादा धारा प्रवाहित होने लगी, तो वो तार जो है पिघल जाएगा, जिससे हमारे उपकरण घर के बच जाएंगे। तो ये फ्यूज तार का महत्व हो गया। आगे, किसी मकान में कुल अधिभार 1200 वाट है, यानी पी की वैल्यू कितनी है? 12 नहीं है बेटा, 2200 वाट है। ठीक है। विद्युत की आपूर्ति यानी V बराबर कितना है? 220 वोल्ट। बैटरी खत्म हो गई क्या? चलो ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा ब्लिंक करने लगा। 1 मिनट रुकिए, मैं इस सवाल को मैं रुक जाइए, रोक देता हूं। सेल में चेंज कर लूं बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। हेलो हेलो, ठीक है, अब ये हो गया। डर भी रहे थे देखो। मकान में प्रयुक्त फ्यूज तार का अनुमतांक क्या होना चाहिए? तो ये निकालना है। अनुमतांक का मतलब वो फ्यूज तार जो है वो कब पिघल जाएगा। ठीक है, ये निकालना है। बताओ कौन सा फार्मूला लगाएं, क्या होगा? देखो P बराबर हमने क्या पढ़ा है? V इंटू आई। अब यहां पर मुझे क्या निकालना है? I तो दिया नहीं गया, P दिया गया है, V दिया गया है, I निकालते। पहले धारा तो निकाल लें कितनी है। तो P का मान कितना है? 2200। V का मान कितना है? 220 इंटू, ये गुड़े में इधर कहां आ जाएगा? बटे में। कितना हो जाएगा? 2200 और बटे कितना? 220। काट देते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल। 22 दहम 220। आई का मान कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। कितना आ जाएगा? ठीक है, तो कितनी धारा बहनी चाहिए उसमें? इससे ज्यादा धारा नहीं होगी। 10 एम्पियर की धारा आप इससे ज्यादा नहीं बढ़ा। अगर 10 एम्पियर से आपने ज्यादा धारा उसमें प्रवाहित की तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। 10 एम्पियर तक धारा आप प्रवाहित कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये याद रखना आप। चलिए देखिए आगे।
ये जो आपने पीछे ये 2025 में देखिए आया, घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है, अभी समझाया। उपकरण जल ना जाए, उपकरण खराब ना हो जाए, ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, इस वजह से। ठीक है, इसमें देखो लिखा भी है, वैद्युत फ्यूज घरेलू विद्युत परिपथ में अधिक प्रबलता की धारा प्रवाह से वैद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, ज्यादा धारा प्रवाहित ना हो पाए इसलिए। ठीक है, आगे बोला गया है 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर, सेकंड नंबर देखिए, 200 वाट यानी ये क्या है आपका 200 वाट शक्ति, P बराबर कितना है 200 वाट। एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे यानी टाइम कितना दिया गया है 10 आवर प्रतिदिन चलाया जाता है 6 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से। इसे 30 दिन यानी जो आपको डे दिए गए हैं वो कितने हैं 30 दिन चलाया जाता है, तो इसका खर्चा कितना आ जाएगा मूल्य, तो बताओ। यूनिट बराबर क्या होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन और बटे 1000, ये याद रखना। वाट गुणे घंटा गुणे दिन, ये आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। घर पे कितने वाट के कितनी चीजें लगी हुई हैं, आप उनको कितने घंटे यूज करते हैं और कितने दिन तक यूज किए हैं, और 1000 का भाग दे देंगे तो आपको यूनिट की संख्या आ जाएगी। वाट कितने हैं 200 वाट। ठीक है, घंटा कितना 10, कितने दिन तक 30 और बटे कितना 1000। ये 3 जीरो से 1 2 3 जीरो क्या हो गए कैंसिल, 20 तिहाई कितने आ गए 60। 60 यूनिट आप बोल सकते हैं इसको, या फिर आप ये बोल सकते हैं 60 किलोवाट घंटा। क्या 60 किलोवाट घंटा, उसी को एक यूनिट बोलते हैं। और यहां बोला गया है 6 रुपए प्रति किलोवाट घंटा, यानी एक यूनिट का खर्च कितने रुपए है 6 रुपए। एक यूनिट का खर्च वो बच्चों है 6 रुपए। आपके पास कितने यूनिट हैं 60, तो 60 यूनिट का खर्च, 60 यूनिट का खर्च ये कितना आ जाएगा 60 गुणे 6, 36 यानी 360 रुपए। अगर एक आपके यहाँ रेफ्रिजरेटर है यानी फ्रिज है जो 200 वाट का है और रोज आप 10 घंटा चलाते हैं, तो एक महीने में उसका बिल 360 रुपए आएगा। बड़ा महंगा है, एक रेफ्रिजरेटर इतना खर्चा करवा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार ए है श्रेणी क्रम, बी समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध निकालिए। इसको तुरंत आप कर देंगे। फर्स्ट नंबर देखो कितना है 10, पहले का फर्स्ट नंबर आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, सीधा सीधा आप जोड़ दीजिए। आर बराबर कितना है R1 है 20, फिर 24 और फिर 30, 20 प्लस 24 प्लस 30, 30 20 50 20 70 4 74 ओम। ठीक, ये आ गया। और सेकंड नंबर मुझे क्या निकालना है, ये कब कैसे जुड़े हों, तो ये क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R बराबर। अब ये मत कहने लगना सर ये R यूज कर चुके हैं आप फिर क्यों कर रहे हैं, भाई ये श्रेणी क्रम है, ये समांतर अलग अलग क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। R1 कितना है प्लस 1/R3, R1 है आपका 20, R2 कितना है 24 और ये कितना है 30, 24 पंचे 120, 3 चौक 12, यानी इसका लासा कितना आ जाएगा 120, 20 पंचे नहीं 20 छंग का 120, गड़बड़ हो गया है, ये आ गया 6, 24 पंचे 120 और 3 चौक 12 यानी ये 4 आ जाएगा। तो यहां से बता सकते हैं कि 1/R कितना आ जाएगा 6 4 10 5 15, 15/120, 15
एक कम 15, 15 1 120, यानी आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 8 ओम। ये आ गया 74 ओम। अच्छा ये भी याद रखिए, जब आपको अधिकतम प्रतिरोध चाहिए, अधिकतम, तो उसको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, और जब न्यूनतम प्रतिरोध की जरूरत हो तो उसे समांतर क्रम में। तो ये भी याद रखेंगे। अभी और भी कुछ पूछा गया है, हाँ एक सेकंड नंबर भी है इसका, मतलब बड़ा छोटा छोटा सवाल दिए थे क्या, इसका सेकंड नंबर है, ये इसका फर्स्ट, ये ए और बी थे बच्चों, ये ए था, ये क्या था, बी। अब सेकंड नंबर लगा रहे हैं। बोला गया 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करें। तो H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच क्या है, ऊष्मा, कितने जूल है, 100, तो यहां लिख देंगे 100। आई स्क्वायर धारा, धारा ही तो निकालनी है, यानी आई स्क्वायर निकालना है। रुक जाइए, अभी इसमें कुछ और दिया गया है, प्रतिरोध में प्रति सेकंड टाइम दिया गया है, धारा निकालनी है। आई स्क्वायर आर, आर कितना है 2, तो यहां 2 रख दीजिए। पी, यहां देखिए ये बोला गया है क्या, प्रति सेकंड, प्रति का मतलब 1 सेकंड, तो 2 एक अन्नम, गुणे में इधर कहाँ आ जाएंगे, बटे में, तो ये 2 एक अन्नम 2 बटे में आ गए, इधर बचा आई स्क्वायर, 2 से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 50 बराबर आई स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो आई बराबर अंडर रूट 50, 25 दूनी 50, यानी ये आ जाएगा 5 बाहर, रूट में कितना आ जाएगा 2, 5 रूट 2 एम्पियर। बोलो बात समझ में आई। किसी कमरे के हीटर से होकर बहने वाली धारा को यदि दुगना कर दिया जाता है तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वाह क्या अच्छा क्वेश्चन है। एच बराबर आपको पता है क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ये पता है। ये लिख कैसे दिया, अच्छा ये आपने लिख दिया है, देखो यहां लिखा है यदि किसी कमरे के हीटर से होकर बहने वाली धारा दुगनी कर दी जाए तब उत्पन्न ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी। उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ये आप इधर से समझिए, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आपने धारा को दुगुना कर दिया, पहले ये था तो एच बराबर, अब इसको दुगुना कर दिया, पहले आई था तो अब कितना हो गया 2i। दुगुना करने का मतलब पहले आई था तो अब क्या हो जाएगा 2i, और 2i का स्क्वायर बराबर आर टी। तो एच बराबर ये क्या आ जाएगा 4i स्क्वायर आर टी, और ये आई स्क्वायर आर टी किसके बराबर है, एच के। तो यहां से एच बराबर, ये एच डैश मान लीजिए, अब एच नहीं है एच डैश है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं एच, तो ये 4h आएगा। मतलब पहले एच जो था वो आई स्क्वायर आर टी था, अब जो एच डैश आया है ये पहले वाली ऊष्मा का 4 गुना है। कितने गुना है 4। तो अगर प्रूव करने को आए तो ऐसे प्रूव करना है, और लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एच डैश कितना हो जाएगा, पहले की ऊष्मा का 4 गुना। दूसरा भी कुछ पूछा गया है, एक 22 ओम होगा बेटा, 22 ओम प्रतिरोध 2 ओम है, जय हो। तो यहां पर ये बच्चों 2 है, इसको हटा दो, यहां से आर बराबर कितना है 2 ओम प्रति सेकंड, यानी टी की वैल्यू कितनी हो गई 1 सेकंड, टी बराबर 1 सेकंड। 200 जूल यानी एच बराबर 200 जूल क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आर दिया है टी दिया है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं आई। एच बराबर क्या होगा आई स्क्वायर आर टी, एच कितना है 200, आई स्क्वायर निकालना है इंटू आर, आर कितना है 2, ये 1, तो आई स्क्वायर यहां से कितना आ जाएगा 2 गुणे में इधर कहाँ आ जाएंगे बटे में, 2 से इसको काटेंगे तो आई स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 100। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं आई कितना आ जाएगा अंडर रूट 100, स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा, ये आ गया 10 एम्पियर। क्या ये आंसर है, नहीं भाई, हमें क्या निकालना है, कहाँ चला गया विभवांतर। तो V बराबर क्या होता है I इंटू
आर। तो V बराबर I कितना है 10, R कितना है 2, तो ये आ जाएगा V बराबर 20 वोल्ट। V कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। क्या बेटा क्वेश्चन हो गए खत्म? अभी है नेक्स्ट चैप्टर है ये। यहां से बच्चों सवाल कभी कभी ऐसे आते हैं जो आपके सोच के परे होते हैं। देखो ये सवाल 2017-18 में आया है, तो ऐसा मत समझिए कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर है इससे कोई प्रश्न नहीं आएगा, जरूर प्रश्न आ सकता है, तो इनके लिए तैयार रखिए। 1.5 मीटर लंबे, यानी ये L दिया गया है 1.5 मीटर, लंबाई को L बोलते हैं। 0.5 एम्पियर की धारा, तो धारा का मतलब I होता है, I कितना है 0.5 एम्पियर। और क्या दिया गया है, यह तार 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये किसका मात्रक है, ये B है। B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया गया है 3 गुणे कुछ दिया होगा बेटा, देखो इसको, ये सही लिखा है क्या, 3 एम्पियर ही है, 3 न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर। चलो ठीक है, तो B हो गया 3 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, देखो यहां थीटा नहीं दिया गया है, यहां से थीटा निकालेंगे, लंबवत दिया गया है, यानी थीटा क्या है 90। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सूत्र भी जानते हैं आप, लगाने का तरीका भी जानते हैं, तो थीटा नहीं निकाल पाएंगे। यहां से ये लंबवत लिखा है, इससे थीटा पता चला 90 है। लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी हमें F निकालना है, और यहां से आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। F बराबर होता है बच्चों IBL साइन थीटा। तो F बराबर I कितना है, I है 0.5, B कितना है 3 है, L कितना है 1.5 है, इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह 90। तो F बराबर 0.5 और 3 में गुणा करवाएंगे तो पांतियां कितने हो जाएंगे 15। 1.5 गुणे 1.5 गुणे साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब 15 गुणे 15 करवाओगे कितना हो जाएगा 225, और 2 अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव। ये काहे में आएगा न्यूटन में। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आई होगी। 1-2 सवाल और हैं इसके बाद। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा है, 2022 में आया हुआ है, जिसके सेट में आया था हो गया काम। 1 9 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी ये M की वैल्यू है, M है 9 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलो, तथा 1.6 यहां होगा, ठीक है, आवेश है। Q की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। 3 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग, V कितना है 3 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। एक्स अक्ष के अनुदिश है, गतिमान है, जहां पर 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये क्या है B, इसका मात्रक दूसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक भी सब याद रखना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। टेस्ला भी मिल सकता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा में है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, त्वरण तथा बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो पहले निकालना है हमें बल F, फिर निकालना है त्वरण यानी A। मेरी बात सुनना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपने 3 अक्ष पढ़े होंगे, देखिए पहले थोड़ा मैं समझा दूं। ये कौन सा अक्ष होता है, ये Y अक्ष होता है, ये कौन सा है X। और हम जेड अक्ष को ऐसे बना देते हैं, लेकिन ये रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में ये ऐसा होता है, ये जेड अक्ष है, ठीक है। अब यहां से तीनों अक्ष 90-90 डिग्री के पर होते हैं। अब ऐसे यहां से कोई लाइन निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको हम लोग नीचे की तरफ बना देते हैं। बस ये याद रखना है, ये सारे डिग्री कितने डिग्री कोण बनाएंगे 90। यहां पर कहीं पर भी थीटा नहीं दिया गया है, ये यहां दिया गया है एक्स अक्ष, और यहां क्या दिया गया था एक जेड अक्ष। तो इससे पता चल गया ये जो थीटा बनेगा वो कितना होगा
90। बस यही निकालना था, मेन तो यही था। थीटा कितना है 90। अब यहां से एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। वहां आई बी एल साइन थीटा थे क्योंकि धारा दी गई थी, यहां क्या हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ बताओ कितना है, नहीं निकालना है। क्यों कितना है, क्यों 1.6 गुणे 10 की पावर -19। वी कितना है 3 गुणे 10 की पावर 6। बी कितना है 0.3। और साइन थीटा की जगह कितना रखना है 90। इसको बस हल कर लेना है, बहुत सरल है। देखो कैसे, 16 तिहाई 48, ऐसे समझो 3 त्रोक को 9। देखो ये बच्चों 3 है, ये भी 3 है, 3 त्रोक को 9 हो गए, दशमलव हम लगा लेंगे। सुनो 3 त्रोक को 9, 9 का गुणा 16 में 16 नहीं है 144। गुणा समझ में आया कि नहीं, 16 3 3। अब देखो एक अंक बाद यहां दशमलव है, एक अंक बाद यहां है, तो यहां कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 2 गुणे। अब ये घात वाला देखो, ये है 10 की पावर -19, ये है 10 की पावर +6। 19 पे 6 चले गए तो 13 बचेंगे, काहे के माइनस के। 10 की पावर -13 इंटू साइन 90 का मान 1। इसको गुणा करवाएंगे तो अब यही आ जाएगा, एफ बराबर 1.44 गुणे 10 की पावर -13 क्या न्यूटन। क्या इससे ज्यादा सॉल्व है, ठीक है। ये एफ आ गया। दूसरा निकालना है ए, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा एफ बराबर यम इंटू ए होता है। अब यहां से मुझे ए निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम। ये एम कहाँ आ जाएगा बटे में, तो ए बराबर एफ की वैल्यू अभी निकाली थी कितनी 1.44 गुणे 10 की पावर -13। और मास ये दिया है आपका 9 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम। अब आप अगर पहाड़ा जानते होंगे तो ये यहां समझिए, 9 से इसको काटेंगे कितनी बार 16 बार, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो हम 16 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 0.16। अभी के लिए, अभी इसको मैं सही कर दूंगा। अब ये 10 की पावर -31 से ऊपर जाएंगी तो काहे की हो जाएंगी +31। माइनस के 13 आपके पास हैं और प्लस के 31 हो गए, तो ये गुणे आ जाएगा 10 की पावर कितनी 11 पे 3 गए तो कितने बचेंगे 8, और यहां बचेंगे 2। 2 क्यों बचेंगे, 1 बचेगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। एक अंक इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक अंक उधर ले जाएंगे तो ये एक पावर कितनी हो जाएगी, गड़बड़ कुछ है, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर 17। ये क्या है त्वरण, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1.6 गुणे 10 की पावर, दशमलव उधर ले जाएंगे पावर घटेंगी, दशमलव इधर लाएंगे पावर बढ़ेंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल था, और अगर आप कर पाए होंगे तो आप बहुत ठीक ठाक तैयारी किए हैं। और उम्मीद है कि अगर ये वीडियो, आप उम्मीद नहीं पूरा विश्वास भी है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको ठीक लगा हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन who is studying in class 10th.